हेलो प्यारे बच्चों, मैं रेनू सिंह मोशन इंस्टीट्यूट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे मुझे जानते हों और कुछ बच्चों से मैं पहली बार रूबरू हो रही हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग यहाँ 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें आनुवंशिकी या जेनेटिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, आजकल जैसा आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मतलब डेफिनेटली हमारे लिए ये समय अच्छा नहीं चला हम लोगों के लिए, बट यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स निकाले कि हमारे किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान ना हो। अगर बच्चा अपने आप को समय पे व्यवस्थित कर लेता है, समय पे जो है अपने आप को डिसिप्लिन कर लेता है, अनुशासित हो जाता है, तो ये कुछ समय उसके लिए सुसमय हो जाता है। मतलब उसके लिए ये एक तरह से देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक आपके लिए जो है ये जान लीजिए ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए रेगुलर टाइम पर जब जब ये क्लास चले या जो भी आपके सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है, प्यारे बच्चों आप सभी लोग टाइम से उठ करके इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, मेरा नाम रेनू सिंह है, मोशन इंस्टीट्यूट से मैं बोल रही हूँ, HOD बॉटनी, और मैं आपको जो है यहाँ पर बॉटनी पढ़ाऊँगी। बॉटनी में आपको 12th के सब्जेक्ट में जेनेटिक्स पढ़ना है, यानी आनुवंशिकी, पुष्पीय पादपों में जनन, जीवों में जनन, और इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग या जो है पादप प्रजनन वाला चैप्टर है वो पढ़ना है, और पारिस्थितिकी। ये कंप्लीट चैप्टर आप बॉटनी में कवर करेंगे बच्चों 12th में। ठीक है बच्चों, आज जो हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप साथ साथ सुनते हुए और समझते हुए चले गए तो बहुत शानदार टॉपिक है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। और मेरे चैलेंज है, मेरी गारंटी है ये कि अगर आपने ध्यान से इसको सुन लिया तो आप किस तरह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम बच्चों रेनू सिंह है। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हैं और आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। हो सकता है मैं किसी समय बिज़ी रहूं और आपको फ़ोन करने पर भी मैं उसको जो है रिसीव ना कर पाऊँ बच्चों, तो उसका कॉल बैक मैं कर देती हूँ। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोशन की तरफ से आप लोगों के लिए ये एक सहायता कोर्स है, यूँ मान लीजिए कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और इस समय को आप ज़्यादा से ज़्यादा समुचित समय दे करके उचित से उचित इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। बच्चों नंबर पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप मेरा नंबर ज़रूर नोट कर लें, 9782526646। बच्चों ये मेरा नंबर है, मेरा नाम रेनू सिंह है और मेरा इनिशियल है RNS। चलिए तो मैं आपको यहाँ जेनेटिक्स स्टार्ट करती हूँ। बच्चों सबसे पहले मैं जेनेटिक्स की बात करूँ, जेनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव ठीक अपने माता पिता जैसा होता है, तो क्यों होता है, इसके लिए जीन निर्भर करता है, जीन पर सबको निर्भर करता है। जो जीन माता पिता से अपने आगे की पीढ़ियों में जाते हैं वही लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी है, बॉडी में आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इन कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक होता है बच्चों, और केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र होते हैं। उस गुणसूत्र के अंदर बच्चों DNA होता है, और DNA छोटी 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 कई सारी इकाइयाँ, क्या है, ये जीन है, इनसे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये जीन ही जो होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। बच्चों सबसे पहले अगर मैं आनुवंशिकी की परिभाषा या जेनेटिक्स पूछूं तो ये है क्या। ये जो है बच्चों वंशागति और विविधता का अध्ययन है। यानी मैं अगर ये बोलूं कि यहाँ पर जो है ये जेनेटिक्स या आनुवंशिकी है क्या, तो बच्चों जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जो है ये यहाँ पर वंशागति, ये जो है वंशागति, जैसे हम लोग कहते हैं हेरिडिटी, ये वंशागति और विविधता का अध्ययन है बच्चों। विविधता
वंशागति और विविधता का अध्ययन है। विविधता क्या होता है बच्चों? वेरिएशन कहते हैं इसको, वेरिएशंस। यानी जेनेटिक्स आनुवंशिकी है क्या? आनुवंशिकी बच्चों वंशागति और विविधता का अध्ययन है। वंशागति क्या है? इसमें उन लक्षणों को, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, यही वंशागति है। यानी वंशागति का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का या लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन, स्थानांतरण का अध्ययन। लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन, ये कहलाता है यहाँ पर जेनेटिक्स में। अगर मैं बात करूँ वंशागति या हेरिडिटी क्या है, तो ये है हेरिडिटी या बच्चों वंशागति क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन। ठीक, अब वेरिएशंस क्या है बच्चों? मैं अगर इसमें वेरिएशन बताऊं तो वेरिएशन या विविधता होती क्या है बच्चों? आपने देखा होगा किसी भी परिवार में बच्चे अपने माँ बाप से थोड़े भिन्न हो जाते हैं और सभी भाई बहन भी कुछ कुछ आपस में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यही भिन्नता जो है यहाँ पर ये कहलाता है वेरिएशन या विविधता। मतलब जनकों की संततियों, जो माता पिता उनके बच्चे, इनको क्या कहते हैं? संततियाँ। जो संततियाँ अपने या संततियाँ लक्षणों में अपने जनकों से तथा आपस में भिन्न होती हैं, यही क्या है? विविधता। इसका मतलब ये है, आपको कहना है संततियाँ इसको बच्चों ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, संततियाँ लक्षणों में, या यूँ कह दो संततियों का अपने माता पिता तथा आपस में लक्षणों से भिन्न होना। संततियों का लक्षणों में, संततियों का लक्षणों में आपस में व माता पिता से भिन्न होना, माता पिता से भिन्न होना। भिन्न होना, संततियों का आपस में लक्षणों में और उनके माता पिता से जो भिन्नता होती बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग विभिन्नता। ठीक है, अब यहाँ मैं विविधता की बात करूँ तो विविधता बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है कायिक भिन्नता और एक होती है जननिक। एक होती है बच्चों इसमें कायिक भिन्नता, कायिक विभिन्नता, यानी इसको बच्चों कहते हैं सोमैटिक, सोमैटिक। और दूसरी होती है जननिक। दूसरी भिन्नता होती है बच्चों जननिक, या इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल, जर्मिनल। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मस्त चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को पढ़ के। देखो इसमें होता क्या बच्चों, विविधता क्या होती है? मैंने कहा ना, सभी संततियाँ आपस में और अपने जनकों से कुछ लक्षणों में भिन्न होती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आपका भाई दिखने में वैसे आपकी बहन भी है, या जैसे मम्मी दिख रही है वैसे आप दिख रहे हो, या पापा दिख रहा है सेम टू सेम। मम्मी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही पापा कौन है और बेटा कौन है। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। इसका मतलब ये कि सभी आपस में भी कुछ कुछ भिन्न है। ठीक है, भाई बहन की सूरतें मिलती हैं लेकिन एकदम एक जैसी नहीं होती भाई, आपस में क्या है? भिन्न है, यही विभिन्नता है। अब इसको हमने दो भागों में बांटा, एक कायिक विभिन्नता है और दूसरी जननिक विभिन्नता है। बच्चों कायिक विभिन्नता क्या होती है? जो केवल कायिक लक्षणों में अंतर आए, और ये वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें से
युग्मक बनाने वाली कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं को छोड़ दो तो सारी कायिक कोशिकाएं, ठीक है। तो बच्चों, कायिक कोशिका में जो अंतर आता है वातावरणीय प्रभाव के कारण, उसे कायिक भिन्नता कहते हैं और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होता। उदाहरण ले लो आपको इस मान लीजिए कि आप विकसित हो रहे हैं और आपको जो है खाने को बहुत पोषक तत्व कम मिले, खाना खाने को कम मिले तो आपकी वृद्धि रुक गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आगे आने वाली संतानें भी सब लोग दुबली पतली बेचारे काम के बोझ के मारे नजर आएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चों ये वातावरणीय प्रभाव है। अगर आप धूप में ज़्यादा काम करते हैं, काले हो जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आगे आगे जो है आपके ख़ानदान में सारे काले ही बॉर्न होंगे, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है मेरी कि भाई जैसे वातावरणीय प्रभाव के कारण है बच्चों, हम घर में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, हमारा रंग साफ हो जा रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि सारा खानदान आगे गोरा ही होगा, या धूप में रह के काले हो गए तो सारा खानदान ही काला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने बालों में पेंटिंग करा ली, डिफरेंट कलर के बना लिए, येलो और ग्रीन, आजकल वैसे भी लंगूर बनने का ज़माना है, तो इतने कलर्ड बालों को करा लें तो क्या हमारे आगे आने वाले खानदान में क्या रंग ऐसे ही होंगे बच्चों के बालों के? नहीं होगा ना। ये तो सब वातावरणीय प्रभाव के कारण है, इसलिए ऐसा हो रहा है और ये कभी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते। चलो इसको लिखो, कायिक विभिन्नता क्या है? वातावरणीय प्रभाव। वातावरणीय प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव के कारण कायिक लक्षणों में भिन्नता, कायिक लक्षणों, कायिक लक्षणों में भिन्नता कायिक लक्षणों में भिन्नता जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। लेकिन जननिक भिन्नता जो है बच्चों, जर्मिनल सेल जो है, ये भिन्नताएं युग्मकों में आ जाती हैं, जनन कोशिकाओं में आ जाती हैं, जो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होंगी। यानी जनन कोशिकाओं में भिन्नता, जनन कोशिकाओं में भिन्नता। बच्चों, जनन कोशिकाओं में भिन्नता तो आ गई। अब ये भिन्नता किस कारण से होती है, इसके बेसिस पर हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया सतत और दूसरा हो गया असतत। एक हो गई सतत भिन्नता और एक हो गई असतत। असतत, सतत यानी कंटिन्यूअस हो गया, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों, सतत क्यों कहा गया? मान लो जनन कोशिकाओं में या मान लो लैंगिक जनन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्नताएं आती जा रही हैं। लैंगिक कोशिकाओं में या यूँ कह दो लैंगिक जनन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्नताएं होती जा रही। इस पीढ़ी में कुछ भिन्नता है, अगली पीढ़ी में फिर कुछ भिन्नता हो जाएगी, उसकी अगली पीढ़ी में फिर से कुछ भिन्नता हो जाएगी। तो लैंगिक जनन के कारण भिन्नताएं आती हैं ना। इस भिन्नताएं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस बार लक्षण कुछ, अगली पीढ़ी में कुछ हो रहा है, उसकी अगली पीढ़ी में फिर कुछ हो रहा है, तो ये भिन्नताएं जो आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सतत हैं, भिन्नताएं होती जा रही हैं, हर पीढ़ी में भिन्नता आती जा रही है, सतत है, ये लगातार है, इससे इसको सतत भिन्नता कहा गया। तो ये किसके कारण हुआ? लैंगिक जनन के कारण। लेकिन असतत भिन्नता वो होती बेटा, ज़रूरी नहीं है कि वो भिन्नता अगर इस समय है तो अगली पीढ़ी में भी हो, या हो जाए कि उसकी अगली पीढ़ी में भी हो भिन्नता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी भिन्नताएं, ये ज़रूरी नहीं कि हर पीढ़ी में भिन्नताएं आएँ। क्यों? क्योंकि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण हो गया, तो इसको हम कहते हैं असतत। भाई लैंगिक जनन तो हर पीढ़ी में होना और भिन्नताएं आएंगी, ये तो पक्का है, इससे सतत कह दिया।
लेकिन हर पीढ़ी में भिन्नता जो है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण हो, इसे जो है ज़रूरी नहीं है, इससे इसको असतत में रखा। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता क्या बेटा? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है अचानक से होने वाले वंशागत परिवर्तन। मान लो कि पूरी पीढ़ी में सबकी आंखों का रंग, पुतलियों का रंग काला है, अचानक से कोई एक बच्चा आपके जो है खानदान में बॉर्न होता है जिसकी आंखों का रंग नीला है, भैया ये उत्परिवर्तन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में हो जाए, है ना। तो इसलिए उत्परिवर्तन होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये क्या है, असतत है। बच्चों बात समझ में आ गई? फटाफट नोट कर लो, जल्दी से चलो। यहाँ आपको लिखना है लैंगिक जनन के कारण लैंगिक जनन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन, सतत मतलब लगातार होने वाले परिवर्तन। ठीक है बच्चों, असतत क्या होता है? आप लिखो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन। तो ये परिवर्तन सतत नहीं होते हैं, असतत हैं। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण होने वाले परिवर्तन कुछ पीढ़ी में, सभी पीढ़ी में नहीं होंगे, कुछ पीढ़ी में, कुछ पीढ़ी में। इसको बच्चों कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या असतत। ये तो हो गई विभिन्नताएं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेंडलिज्म या मेंडलवाद। मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या होता है, चलिए पहले इसको देखते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले बच्चों देखते हैं मेंडलिज्म या मेंडलवाद। मेंडलिज्म या मेंडलवाद। बच्चों मेंडलिज्म या मेंडलवाद क्या है? जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए और उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणामों का अध्ययन किया गया, उन सारे को, जहां मेंडल ने जो चीज़ें बताई और मेंडल के अकॉर्डिंग ही जो अध्ययन किया जाता है, उसे मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं। आपको पता है आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करें कि मॉडर्न जेनेटिक्स या मॉडर्न या जो यहाँ पे एडवांस ग्रुप है जेनेटिक्स का, तो आपको अगर कहा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, यानी आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको कहना है मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बच्चों बेटसन कहलाते हैं। ठीक है, बेटसन। तो मेंडलिज्म में हम मेंडल के द्वारा किए गए सभी प्रयोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मेंडल जो है बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और मृत्यु 1884 में हुई थी। तो मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए ना, तो मेंडल का वो सन पूछा गया आपसे जब उन्होंने प्रयोग किए। बच्चों मेंडल ने जो है वो करीब 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर के 1863 तक करीब 7 सालों तक मटर का पौधा होता है ना, पाइसम सटाइवम या उद्यान मटर, उस पर संकरण प्रयोग किए और जितने भी इसके परिणाम प्राप्त हुए ना, इसको उन्होंने एक लोकल मैगजीन थी ना, उस मैगजीन का नाम थोड़ा अजीब सा है, नेचर फॉर शेंडरबरी, इस पे इन्होंने प्रकाशित किया। अब क्योंकि ये मैगजीन तो बच्चों लोकल थी, तो इस पे प्रकाशित करने में क्या हुआ, बहुत एक निश्चित
क्षेत्र तक ही जाकर के ये लोग इसके बारे में जान पाए, क्योंकि ना मैगजीन बहुत दूर तक गई ना लोग इसके बारे में जान पाए। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अंत में हुआ क्या, जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1900 में 3 भिन्न वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों का पुनः अध्ययन किया। उसका नाम, उन 3 वैज्ञानिकों का नाम था, एक था क्या कहते हैं, शर्मैक, एक वैज्ञानिक का नाम था कार्ल कॉरेंस और एक का था ह्यूगो डी व्रीज। ठीक, तो जब इनकी मृत्यु हो गई, उनके कार्यों का पुनः खोज की गई, तो उस पुनः खोज में जब आप देखेंगे बच्चों, तो उसमें जो कार्ल कॉरेंस थे, उन्होंने मेंडल के कार्यों को तब आनुवांशिकी के नियमों में रूपांतरित किया। मेंडल तो प्रयोग करके सब जो है स्वाहा हो चुके थे और लोग जानते ही नहीं थे कि इन्होंने कुछ कर भी दिखाया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के सिलीसिया नाम के गांव में रहते थे, बहुत गरीब थे, धीरे धीरे पढ़ के किसी तरह फिलॉसफी वगैरह पढ़ के बड़े हुए, फिर चर्च में पादरी हो गए। उसके बाद उन्होंने प्रयोग सेल्फ किया। उसके पीछे उनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं था बच्चों, ना वो कोई साइंस साइड से पढ़े हुए थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मटर के पौधे में संकरण प्रयोग कराया, तो संकरण प्रयोग से जब एक क्या कहते हैं, वहाँ की लोकल जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुआ, तो थोड़ी दूर तो वो जा सकती थी पत्रिका, लोग जान नहीं पाए। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो 1900 में इनके कार्यों की पुनः खोज हुई। और अब इसमें जो है क्या हुआ, जब इनके कार्यों की पुनः खोज की गई बच्चों, तो इनके कार्यों की पुनः खोज में तब लोगों ने देखा, भैया ये बहुत बड़े काम कर गए हैं। कार्ल कॉरेंस ने क्या किया, इनके जो भी खोज थी उनको मेंडल के नियमों में रूपांतरित करवा दिया। और जो ह्यूगो डी व्रीज थे, जिन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी, उन्होंने क्या किया, इनके कार्यों को एक इंटरनेशनल बुक है फ्लोरा, उसमें इसको प्रकाशित करवाया। तब लोग इनके बारे में जान पाए कि भाई सारे ये प्रयोग क्या थे, मेंडल ने किए थे। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी को आप लिख लो। पहले आपको लिखना ऐसे है, ध्यान से सुनना है। फ्लोरा नाम की बुक में किया था। मैं लिखूंगी यहाँ सन कि उनकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और उनकी मृत्यु के बाद 1900 में उन्होंने बहुत सारे संकरण प्रयोग किए। तो बस यही स्टेटमेंट 1 बाय 1 थोड़ा सा आपको लिखना है। पहले तो आप लोगों ने शायद मेरा नंबर नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं। अब आप जो है यहाँ पे लिखेंगे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था इनका। हम लोग ऐसे लिखते हैं मेंडल। इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा गया। आनुवांशिकी या आनुवांशिकी कहेंगे, दोनों सही है बच्चों। आनुवांशिकी आनुवांशिकी का जनक या आनुवांशिकी के जनक इनको कहा जाता है। जन्म ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के सिलेसिया गांव में, ऑस्ट्रिया के सिलेसिया गांव में 1822 में मृत्यु 1884 में। इन्होंने 18 मटर, इसको कहते हैं यहाँ पर उद्यान मटर, या पहले उद्यान मटर ही लिख लो। पाइसम सटाइवम इसका जो है वनस्पतिक नाम है, तो आप लिखेंगे ऐसे उद्यान मटर। इन्होंने उद्यान मटर
उद्यान मटर बच्चों क्या है, इसका वनस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। पाइसम का पी बड़ा होगा, सटाइवम का एस छोटा होगा। पाइसम सटाइवम पर कई सारे संकरण प्रयोग, कई सारे संकरण प्रयोग एक बड़ी सैम्पलिंग साइज के माध्यम से, मतलब बहुत सारे पौधों में करा के तब ये रिजल्ट निकाला। ऐसा नहीं कि 2-4 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो है फिर वो एक्सपेरिमेंट मान लिया गया। इन्होंने जो है एक एक बार में बहुत सारे पौधों पर प्रयोग कराया, दूसरी बार भी बहुत सारे पौधे, इसको लार्ज सैम्पलिंग साइज कहते हैं। एक बड़ी सैम्पलिंग साइज पर प्रयोग कर, ये प्रयोग कब से हुए थे? 1856। 1857 की क्रांति सब लोग जानते हो ना, उससे 1 साल पहले इनके संकरण प्रयोग जो है वो प्रारंभ हो गए थे बच्चों। तो इन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक ये प्रयोग किए। 7 सालों तक इन्होंने ये प्रयोग किया। प्रयोग कर उसे एक प्रादेशिक मैगजीन में प्रकाशित किया, या मैगजीन में प्रकाशित करने पर बहुत से लोग इनके कार्यों से या इनके प्रयोगों से अनभिज्ञ रहे। अब आपको इसमें लिखना है, पहली बात तो डेट आपसे पूछी गई है, इस डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, 1856 से 1863। यहाँ नीट डाल दीजिए, ये आया हुआ है बच्चों नीट में। इनकी मृत्यु के पश्चात लिखिएगा नेक्स्ट, इनकी मृत्यु के पश्चात 1900 में 3 भिन्न वैज्ञानिकों ने तीन भिन्न वैज्ञानिकों ने पुनः इनके कार्यों की खोज की है। अब वो 3 वैज्ञानिक कौन थे? यहाँ आपको नाम लिखना है। नंबर 1 शर्मैक, ये भी ऑस्ट्रिया के ही थे बच्चों। नंबर 2 कार्ल कॉरेंस भी आप नाम याद रखेंगे, काफ़ी है, कॉरेंस।
मेंडल के कार्यों को डैश करके लिखिएगा। मेंडल के कार्यों को या मेंडल के कार्यों को आनुवांशिकी के नियम में रूपांतरित किया। आनुवांशिक के नियम आनुवांशिक के नियम में रूपांतरण नंबर 3, ह्यूगो डीवरीज। ह्यूगो डीवरीज ने मेंडल के प्रयोगों को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन पत्रिका फ्लोरा में प्रकाशित किया। फ्लोरा, ये नाम आपको याद रखना है, फ्लोरा। फ्लोरा में प्रकाशित किया। फ्लोरा में प्रकाशित किया। बच्चों ये तो इन 3 वैज्ञानिकों का नाम है। एक है शर्मैक, कॉरेंस और ह्यूगो डीवरीज। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज करी। उसमें से कॉरेंस ने उनके कार्यों को आनुवांशिकी के नियमों में रूपांतरित किया और ह्यूगो डीवरीज ने मेंडल के प्रयोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुक है फ्लोरा, उसमें जो है इसको प्रकाशित किया। तब लोग इनके कार्यों के बारे में जान पाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ह्यूगो डीवरीज ने उत्परिवर्तन की भी खोज की थी, इसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, मेरे ख्याल में इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मेंडल ने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया। चलिए बच्चों, मेंडल ने जो है मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया, यहाँ आप लिखेंगे मेंडल द्वारा पाइसम सटाइवम के चुनाव का कारण। बच्चों, पाइसम सटाइवम का ही मेंडल ने चुनाव क्यों किया? पहली बात तो ये है कि ये पादप क्या था, शाकीय। ये पादप शाकीय था। शाकीय पादप होने से एक फ़ायदा क्या है बच्चों, ये शाकीय पादप होता है इसलिए इसको जो है उद्यान में विकसित कराना संभव हुआ, गार्डन में विकसित कराना संभव हुआ। तो ये शाकीय था, मतलब उद्यान में विकसित कराना संभव। उद्यान में विकसित कराना संभव। विकसित कराना संभव।
दूसरा बच्चों, ये 1 वर्षीय था। 1 वर्षीय पादप वो होते हैं जो लगभग 1 वर्ष तक रहते हैं, या यूँ कह दो कि एक ही सीज़न तक सर्वाइव करते हैं। तो अगर कोई 1 वर्षीय पादप है तो साल में इसको 2-3 बार विकसित करा के जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाते थे। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है, यानी ये 1 वर्षीय था। ये 1 वर्षीय है ना, तो 1 वर्षीय होने का रीज़न क्या, इसका फ़ायदा क्या हुआ, वर्ष में 2-3 बार विकसित करा के या विकसित कर जल्दी परिणाम की प्राप्ति, जल्दी परिणामों की प्राप्ति या परिणाम की प्राप्ति। परिणाम की प्राप्ति। तीसरा बच्चों इसका लक्षण था, ये बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी था। द्विलिंगी, अगर द्विलिंगी पादप था तो बच्चों आपको पता होना चाहिए शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर हमेशा जो है F1 पीढ़ी प्राप्त होती जो संकर होगी, लेकिन द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए संकरों के मध्य कराया जाता है स्वपरागण। तो अगर ये द्विलिंगी था तो स्वपरागण कराना संभव था, तो आपको लिखना है द्विलिंगी स्वपरागण संभव, स्वपरागण संभव। और कई जोड़ी विपर्यास लक्षण की उपस्थिति, कई जोड़ी विपर्यास, कई जोड़ी विपर्यास लक्षणों की उपस्थिति, ये सबसे बड़ा मुख्य कारण था बच्चों। यहाँ पे बच्चों इससे क्वेश्चन आया हुआ है, द्विलिंगी का फायदा क्या था, स्वपरागण कराना संभव था। और दूसरा, कई जोड़ी विपर्यास लक्षणों की उपस्थिति, तो कौन कौन से जो है लक्षण थे, इसकी हम लोग टेबल बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से हम लोग बना रहे हैं इसको, देखिएगा कौन कौन से लक्षण लिए गए, उसका हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। नंबर 1, पुष्प का रंग लिया गया, पुष्प का रंग। नंबर 2, बीजों का रंग, बीजों का रंग। नंबर 3, पादप की लंबाई। ये लक्षण आप लोगों को बच्चों याद रखना है, पादप की लंबाई। नेक्स्ट, फली की आकृति, फली की आकृति। अगला, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। नंबर 6, फली का रंग, फली का रंग। और नंबर 7, बीजों का रंग। बीजों का रंग तो शायद हो गया बच्चों। पादप की लंबाई, फली की आकृति, पुष्प की स्थिति, फली का रंग और फली की आकृति। फली का रंग, बीजों की आकृति रह गई है, बीजों की आकृति। बीजों की आकृति।
ये बच्चों 7 जो है इसमें लक्षण लिए गए। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। अब ये जो लक्षण थे इनमें से बच्चों कुछ लक्षण प्रभावी थे, कुछ लक्षण अप्रभावी थे। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये टेबल बना लेते हैं। प्रभावी लक्षण, यहाँ लिखेंगे अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। संबंधित गुणसूत्र किस पे लक्षण है, ठीक है, संबंधित गुणसूत्र, संबंधित गुणसूत्र संख्या लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों अब इसमें देखते हैं सबसे पहले पुष्प का रंग। बच्चों पुष्प का रंग बैगनी प्रभावी लिया गया, यहाँ लिखते चलते हैं। पुष्प का रंग बैगनी यानी वॉयलेट, और इसको कैपिटल वी से लिखा गया बैगनी। लेकिन पुष्प का रंग सफ़ेद अप्रभावी था, तो यहाँ लिखते हैं सफ़ेद। बच्चों ये अप्रभावी था इसलिए इसको स्मॉल वी से लिखेंगे। इसी तरह बीजों का रंग पीला इसमें प्रभावी था, येलो में लिख दे रही हूँ, येलो या पीला। इससे इसको बच्चों कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया गया। और बीजों का हरा रंग अप्रभावी था, इसे इसको स्मॉल वाई से लिखा गया। पादप की लंबाई, लंबापन प्रभावी था, कैपिटल टी से लिखा गया। और बौनापन अप्रभावी था बच्चों, इसको स्मॉल टी से लिखा गया। फली की आकृति, फली की आकृति को लिया जाए तो ये सिकुड़ी थी, नहीं प्रभावी अगर देखना है तो प्रभावी तो भरी फली है, भरी यानी इसको लिखते हैं फुल, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। अगर फली सिकुड़ी है कंस्ट्रिक्टेड तो इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं बच्चों। फिर पुष्प की स्थिति कक्षस्थ, इसको ए से एक्सिलरी इंग्लिश में कहते हैं। ये शीर्षस्थ है, शीर्षस्थ, तो इसको लिखेंगे स्मॉल ए से। फली का रंग जो प्रभावी होगा, फली का रंग वो बच्चों होगा हरा, यहाँ मैं लिख रही हूँ ग्रीन। और इसको जो है जी से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीन को, क्योंकि प्रभावी बड़ा जी हो गया। और फली का रंग जो येलो है पीला, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया। बीजों की आकृति बच्चों, बीजों की आकृति जो है ये यहाँ पे आप लिखेंगे गोल यानी राउंडेड, गोल यानी राउंडेड लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखेंगे। और झुर्रीदार, झुर्रीदार, झुर्रीदार को आप लिखेंगे स्मॉल आर से, स्मॉल आर। अब आप देखेंगे यहाँ पुष्प का रंग, बीज का रंग
बच्चों इन दोनों के लिए जो क्रोमोसोम नंबर था वो था 1। फिर इन तीनों लक्षणों के लिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर था 4। येलो के लिए ये क्या है, फली का रंग, तो फली का रंग बच्चों गुणसूत्र संख्या 5 पे था और बीजों की आकृति गुणसूत्र संख्या 7 पे है। टोटल गुणसूत्र कितने हैं जिसपे 1 2 3 4। चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं मटर के पौधे में जिसको हम पाइसम सटाइवम या गार्डन पी कहते हैं या उद्यान मटर बोलते हैं। किन किन लक्षणों का चुनाव किया गया? सबसे पहले पादप की इसमें लंबाई भी ली गई थी, दूसरा लंबेपन का, दूसरा जो है इसमें पुष्प का रंग, बीजों का रंग, इसके अलावा जो है बीजों की आकृति भी हो गया, पुष्प की स्थिति हो गई और फली का रंग हो गया और साथ साथ बीजों की आकृति और फली की आकृति, इनको लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रंगों से संबंधित कितने लक्षण लिए गए? यहाँ पर पाइसम सटाइवम में रंगों से संबंधित कितने लक्षण का चुनाव किया गया? तो आपको बच्चों कहना है 3। एक बीज का रंग लिया गया, दूसरा फली का रंग लिया गया और तीसरा पुष्प का रंग। आपसे पूछा जाए आकृति के आधार पर कितने लक्षण लिए गए? आपको 2 कहना है, बीजों की आकृति और बीजों की आकृति और फली की आकृति। आपसे पूछा जाए फली के कितने लक्षण लिए गए? तो आपको 2 कहना है, एक तो फली की आकृति और दूसरा फली का रंग। बच्चों एक आपसे पूछा जाए बीजों के कितने लक्षण लिए गए? तो आपको बोलना है 2, एक तो बीज की आकृति और दूसरा बीज का रंग। आपसे पूछा जाए बच्चों अगर इसमें कि यहाँ पर जो है पुष्प से संबंधित कितने लक्षण का चुनाव किया गया? तो आपको बताना है 2, एक पुष्प का रंग और दूसरा पुष्प की स्थिति। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे पुष्प का रंग बैगनी था और कुछ पुष्प का रंग सफ़ेद था, अलग जाति में एक ही मटर की दूसरे पादप पे जो है पुष्प का रंग सफ़ेद था। तो यहाँ प्रभावी लक्षण माना गया बैगनी को और प्रभावी लक्षण सफ़ेद को। प्रभावी क्या है? जो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता हो। 2 लोग हैं, 2 लोगों में एक जो है जो दूसरे को हरा दे, मतलब इतना मजबूत है, तो उसको हम कह देंगे प्रभावी, दूसरा प्रभावी। यहाँ प्रभावी और प्रभावी कहने का मतलब है बच्चों कि जो अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में प्रकट कर दे। मतलब लाल बैगनी पुष्प सफ़ेद पुष्प वाले के मध्य अगर क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर अगर जिसका रंग अगली पीढ़ी में आ जाए, पुष्प का रंग, वही प्रभावी बैगनी आएगा। तो आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है सफ़ेद रंग कुछ दिनों तक तो शांति सुकून का रंग अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को आकर्षित कौन करता है? रंग करते हैं, रंगीन चीज़ें करती हैं, इसलिए बैगनी प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना, मज़ेदार तरीके होने चाहिए। जैसे मान लो बीजों का रंग, बीजों का रंग मैं कह रही हूँ पीला जो है वो प्रभावी है और हरा अप्रभावी, तो आप ऐसे मान सकते हो बच्चों पीला प्रभावी है। मतलब जब बीज पीले पड़ जाते हैं तो आप देखो जब वो सूखे ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन और भी सूख जाएंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हरे बीज जब सूखते हैं बच्चों तो उस समय वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि पानी की हानि इसमें और जल की हानि ज़्यादा हो जाती है। इससे सिकुड़े हुए बीजों को तो कोई पसंद नहीं करता। आप मान लो पीला प्रभावी और हरा क्या हो गया? प्रभावी, क्योंकि हरा बाद में सिकुड़ जाएगा, है ना? इस तरह मान सकते हो। पादप की लंबाई बच्चों, पादप एक लंबा है वो प्रभावी लक्षण, एक बौनापना प्रभावी। लंबाई सबको पसंद है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी लंबाई बहुत अच्छी हो। सभी लोग ये चाहते हैं, सभी की तमन्ना होती है कि हमारी लंबाई अच्छी हो। क्यों? क्योंकि ये प्रभाव डालती है समाज में अपना, तो ये प्रभावी हो गया। और बौनापन कोई नहीं चाहता, इसलिए ये लक्षण क्या हो गया? अप्रभावी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें फली की आकृति। अब आप सोचो मटर से भरी हुई फली है, वो आपको प्रभावित करती है। कितनी बढ़िया शानदार मटर है, हरी से भरी मटर हो गई, ये ब्रीड हाइब्रिड है, कितना अच्छा लगता है। भरी भरी मटर, एक एक मटर में 7-9 दाने निकल रहे हैं, सबको पसंद है, तो प्रभावी हो गया भरी मटर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों फुल, इससे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा मटर जो टेढ़ी मेढ़ी है, 2-4 बीज हैं, वो किसी को नहीं पसंद है, इससे अप्रभावी है। पसंद है तो आपके पास पहुंचा दी जाएगी, वैसे किसी को पसंद नहीं है। चलिए, तो ये तो हो गया बच्चों फली की आकृति जो है वो भरी, और दूसरी जो भाई भरी है तो लंबी हो गई, इन्फ्लेटेड भी कहते हैं। और अगर जो है खाली है, सिकुड़ी हुई है,
तो आप देख लीजिए 2-4 बीज ही होंगे इसके अंदर। मटर में क्या चाहिए, छिलके या बीज? ऑब्वियसली बीज। तो फली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अच्छा, अब पुष्प की स्थिति देखें बच्चों। पुष्प की स्थिति में एक होती है कक्षस्थ, एक होती है शीर्षस्थ। अब मैं बताती हूँ प्रभावी आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि कक्षस्थ प्रभावी है। मान लो ये मटर का पादप है, ये पत्ती निकली हुई है, ठीक। अब यहाँ कोई पुष्प है तो ये क्या होगा, शीर्षस्थ। और कुछ पुष्प यहाँ शाखाओं और पत्तियों के आड़ में निकले तो इनको कक्षस्थ कहते हैं, इनके कक्ष से निकल रहा है। ये जो है पत्ती या शाखा है, इनके कक्ष से निकल रहा है और ये ऊपर है। तो अब सोचो प्रभावी किसको होना चाहिए था? मैं कहती हूँ कक्षस्थ को होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फली हरी पत्तियों और शाखाओं के बीच में छुपी हुई है, जल्दी से जो ये जानवर हैं इनको दिखाई नहीं देगी। लेकिन 4 बकरियां घूम रही हैं, ऊपर फली लटकी, आप कहेंगे वो देखो कितनी बढ़िया मटर है, चल अटैक करते हैं। सारी की सारी बकरियां जो है अटैक कर गई और खा के चली गई। लेकिन जो कक्ष में थी वो भैया छुपी हुई थी, बची हुई थी। इसलिए आपको बच्चों याद रखना है कक्षस्थ स्थिति प्रभावी है। और कक्षस्थ को ही हम लोग एक्सिलरी बोलते हैं इंग्लिश में। कक्षस्थ को क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बोलते हैं। वो प्रभावी है। और जो शीर्ष पे था, टर्मिनल पे था, वो क्या हो गया? प्रभावी। चलिए अगला है बच्चों फली का रंग। फली का रंग जाहिर सी बात है, मटर की फलियां हरी देखने में अच्छी लगती हैं। सब लोग कहते हैं ना देख क्या शानदार हरी हरी मटर जा रही, चल खरीदते हैं, कुछ खाते हैं यार, मज़ा आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कोई कहता ना भाई देख कितनी बढ़िया पीली पीली मटर जा रही, चल खाते हैं, मन ही नहीं करेगा। तो आपको याद रखना बच्चों, हरी मटर की फली जो है वो प्रभावी लक्षण है और पीला जो रंग है फली का वो अप्रभावी। इस बात को ध्यान से सुन लो कि मटर की फली का रंग हरा प्रभावी है, लेकिन बीजों का हरा रंग प्रभावी होगा, पीला रंग प्रभावी होगा। फली में हरा रंग प्रभावी है लेकिन बीजों में पीला रंग प्रभावी है। यह आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसको हम संग्रह कर सकते, पीले को, हरे को करेंगे सिकुड़ जाएगी मटर। अगला देखो बच्चों, फली का रंग पीला जो है प्रभावी और हरा प्रभावी। और लास्ट इसमें बचता है बच्चों बीजों की आकृति, गोल गोल बीज सभी को पसंद है, जाहिर सी बात है पसंद है। तो ये प्रभावी हो गया, गोल यानी राउंडेड, आर से रिप्रेजेंट किया। और जो सिकुड़े हुए झुर्रीदार बीज हैं उनको कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई पसंद करता है तो वो अपवाद है इस दुनिया में। तो आपको कहना है गोल मटर के बीज प्रभावी और झुर्रीदार क्या हो गए? अप्रभावी। इसके साथ साथ जो ये बीजों का और मंडल ने जो मटर के पौधों का चुनाव किया था वो सभा यहीं पे ख़त्म हो रही बच्चों। इस बात का आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखें। अब आप सुनिए क्यों यहाँ पे कैपिटल वी और इसके साथ स्मॉल वी लिया गया, जबकि बैगनी वॉयलेट को वी से और वाइट को डब्ल्यू से हम लिख सकते थे। तो आपको ये बता दूं कि एक ही लक्षण के 2 विपर्यास लक्षण हैं। ये कैसे पता चलता? इसी तरह पता चलता, मतलब एक ही जीन के 2 युग्म हैं, विकल्पी हैं, इसको युग्म विकल्पी कहते हैं। ये कैसे पता लगता है? इससे कैपिटल वी स्मॉल वी रहना ज़रूरी था। हमें क्या पता था कि बैगनी रंग के लिए वॉयलेट दे दिया, वॉयलेट के लिए वी दे दिया और सफ़ेद के लिए, वाइट के लिए डब्ल्यू दे दिया। कैसे पता चला डब्ल्यू और वी एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं? लेकिन कैपिटल वी स्मॉल वी से तो पता लग जाएगा कि एक ही के 2 विपर्यास लक्षण हैं। इसलिए कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज़ किया गया बच्चों। कैपिटल लेटर प्रभावी के लिए और स्मॉल लेटर जो है वो अप्रभावी के लिए यूज़ किया गया। आई होप कि आपको समझ आ चुका है बच्चों। अब आप ध्यान रखो, पुष्प का रंग, बीजों का रंग, रंगों को हम अपनी जीवन में सबसे प्राथमिकता पे रखते हैं। इससे गुणसूत्र संख्या 1 पर इनके जीन हैं। अगला पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति और फली की आकृति, इन तीनों को गुणसूत्र संख्या 4 पर। और इसके अलावा पीला रंग जो है यहाँ फली का रंग, फली के रंग को गुणसूत्र संख्या 5 और छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बीज है जिसके लिए सबसे बड़ी संख्या चुनी गई 7, यानी गुणसूत्र संख्या 7 पर इसका जीन है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, टोटल गुणसूत्र कितने हैं जिन पे इन लक्षणों के जीन पाए गए? 4। गुणसूत्र संख्या 1, 4, 5, 7, टोटल 4 ही तो गुणसूत्र हैं जिन पे इन लक्षणों के जीन पाए गए। इससे जो है आपको 4 गुणसूत्र लिखना है। अब एक सबसे आवश्यक सूचना, मेंडल ने पादप की लंबाई और फली की आकृति को एक साथ लेकर के कोई भी द्विगुणित क्रॉस नहीं कराया था, द्विसंकर क्रॉस नहीं कराया था, क्योंकि इनको मालूम था ये दोनों लक्षण अलग नहीं हो सकते। इन दोनों लक्षण के जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास है जो सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सहलग्नता का मतलब साथ साथ लगे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जाएंगे।
लक्षण, इनसे कोई नया लक्षण विकसित नहीं होगा। अब भाई ये नया लक्षण क्या है, आप ऐसे समझो, किसी की मदर हैं और उनके बालों का रंग भूरा है और उसकी वो बाल एकदम सीधे हैं, उसका जो टेक्सचर है वो सीधा वाला स्ट्रेट हेयर है। किसी के फादर है जिनके बालों का रंग ब्लैक है और कर्ली है, टेक्सचर क्या है, कर्ली है, घुंघराले बाल हैं, है ना। अब कोई नया लक्षण इनसे अगली पीढ़ी में आता तो क्या आता भाई, नीला रंग, हरा रंग, बैगनी रंग तो नहीं आता ना। या ऐसा तो होता नहीं कि बाल जो एकदम सीधे हुए फिर यहाँ एल शेप हो गए, यहाँ से कर्ली हो गए, नई डिज़ाइन तो बनती नहीं। माँ बाप में जो लक्षण है उन्हीं का नया कॉम्बिनेशन बन जाए। यानी अगर मैं कह रही हूँ मदर का हेयर जो है ब्राउन और स्ट्रेट है और फादर का ब्लैक और कर्ली है, तो नया लक्षण क्या बनेगा भाई, ब्लैक के साथ स्ट्रेट आ जाए, ब्राउन के साथ कर्ली आ जाए, यही नया लक्षण है, नया कॉम्बिनेशन है। तो रंग का और टेक्सचर का जीन दो अलग अलग है। अगर एक ही गुणसूत्र पे दोनों के जीन एक पास हो, संलग्नता प्रदर्शित करें ना, तो साथ साथ लगे हुए अगली पीढ़ी तक एक साथ ही जाएंगे। मतलब हर पीढ़ी में या तो ब्राउन स्ट्रेट हेयर वाले बच्चे होंगे या कर्ली ब्लैक वाले बच्चे होंगे, नया कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। इसीलिए मेंडल ने क्या किया था, यह पादप की लंबाई और जो फली की आकृति इसको लेकर एक साथ कभी क्रॉस नहीं कराया। क्यों? क्योंकि दोनों के जीन गुणसूत्र संख्या 4 पर बहुत पास है, जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं और पीढ़ी एक साथ स्थानांतरित होंगे। तो जो इन्होंने बच्चों डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था या द्विसंकर क्रॉस कराया था, वो 9:3:3:1 अनुपात कभी आता ही नहीं। ठीक है, तो आपको अगला पॉइंट यही लिखना है, लिखिए। सहलग्नता उपस्थित होने के कारण मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में पादप की लंबाई व फली की आकृति का चुनाव एक साथ नहीं किया। इस पे बच्चों क्वेश्चन आता है कि मेंडल को संलग्नता का ज्ञान नहीं था। ये किस उदाहरण से आप समझ सकते हैं? पादप की लंबाई और फली की आकृति को एक साथ लेकर क्रॉस ना कराना, क्योंकि उनको संलग्नता का कोई ज्ञान नहीं था। बच्चों एक क्वेश्चन और आया है, झुर्रीदार बीजों का कारण क्या था? तो झुर्रीदार बीज का कारण होता है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति। अगला लिखो, ये तो नीट में आया हुआ है, इसको टिक कर दीजिए, नीट डाल दीजिए। अगला है झुर्रीदार बीज का कारण स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बच्चों अनुपस्थित था। ये बहुत पहले एम्स के क्वेश्चन में आया हुआ है।
ठीक है, ये एंजाइम अनुपस्थित था। ये शायद इतनी बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करेंगे। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं। शब्दावलियाँ क्या है, कैसे हमें इसको यहाँ समझना है। चलिए बच्चों, कुछ शब्दावलियाँ इसमें देख लेते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें आता है जीन। चलिए, ये जीन क्या होता है बच्चों? जीन को सबसे पहले कारक कहा था मेंडल ने। मेंडल ने बोला था ये आनुवंशिकता की इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को स्थानांतरित करती है। एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बनी। अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आप पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक फॉस्फेट हो डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ा हुआ, और एक तरफ कोई नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन कुछ भी हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है ये इकाई, इसको कह देते हैं यहाँ पर ये जीन है। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा मेंडल ने इसे कारक कहा। मेंडल ने इसे कारक कहा। यह है आनुवंशिकता की इकाई। आनुवंशिकता की इकाई, आनुवंशिकता की इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण स्थानांतरित करती है। जो, या यूँ लिखो, अगली पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करती है। स्थानांतरण करती है। ये बच्चों क्या है? जीन है। लेकिन अगर मैं जीन की बात नेक्स्ट बोलूं, अलील। अलील, इसको बच्चों अलील ही कहा गया है। यह युग्म विकल्पी भी बोलते हैं। युग्म विकल्पी। बच्चों, अलील या युग्म विकल्पी क्या है? मैंने कहा जीन है ना, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये जीन हमेशा जोड़ियों में होते हैं, हमेशा दो दो की जोड़ियों में जनरली पाए जाते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक जीन बोलूँ, जीन है कोई और उस जीन के दो अलील हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कहूँ ये लंबाई का जीन है, लंबाई का जीन। ठीक है, अब इसमें दो हो गए ना, एक हो गया कैपिटल टी और एक हो गया स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? लंबापन है, ये लंबापन है, और ये क्या हो गया? बौनापन। ठीक हो गए। तो बच्चों यहाँ लंबाई के लिए दो जीन हो गए, बौनापन ये आ गया। इसको हम कह देते हैं, ये यहाँ पर क्या है? दोनों अलील है। यानी जीन जो जोड़ियों में उपस्थित होते हैं, या यूँ कह दो टू कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। एक ही जीन के दो विपर्यास जो प्रकार हैं, जो इसके क्या कहते हैं, अकारिकी हैं,
इनको कहा गया यहाँ पर, यह दो फॉर्म है, यानी जीन के दो विपर्यास जो फॉर्म है, जो भाग है, इसको कहा गया यहाँ पर अलील, यानी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। इसका मतलब यह है कि ये एक अलील हो गया और ये एक अलील हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे जीन के दो विपरीत प्रकार, जीन के दो विपरीत प्रकार, यानी जीन जो है उसके दो प्रकार होते हैं, विपरीत प्रकार, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बच्चों यही अलील है। अलील हमेशा होमोलॉगस समजात गुणसूत्र के एक ही बिंदु पर पाया जाता है, दो समजात गुणसूत्रों के एक ही बिंदु पर होगा। जैसे मान लो मैंने कहा ये है, एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये है। अगर लंबेपन का जीन यहाँ है बच्चों तो यहाँ भी होगा। हो सकता है लंबाई का जीन हो सकता है एक लंबेपन का हो, एक बौनेपन का हो, लेकिन समान बिंदु पे पाए गए ना, यानी दो समजात गुणसूत्रों के समान बिंदु पर पाए जाने वाले युग्म जीन का युग्म, ठीक है। तो आप जीन के दो विपरीत प्रकार जो समजात गुणसूत्र के समान बिंदु पर हो। अगर समान बिंदु पर नहीं हुआ बच्चों तो ये कभी भी क्या होगा, अलील नहीं होगा। अलील भी एक जीन ही है, आप कह सकते हो सारे अलील जीन हैं, लेकिन सारे जीन एक दूसरे के अलील हो ये ज़रूरी नहीं है। कैपिटल टी है, अगर आर लिख दोगे तो ये एक दूसरे का क्या है, अलील नहीं होगा। अभी मैं समझाती हूँ इसको, आप लिखिए गुणसूत्र के समान बिंदु पर उपस्थित, समान बिंदु पर उपस्थित, समान बिंदु पर उपस्थित। बच्चों जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कैपिटल आर और यहाँ लिख दिया होता है स्मॉल आर। अब आप ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के क्या हैं, अलील हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे के क्या हैं, अलील है। लेकिन कैपिटल टी कैपिटल आर आपस में क्या है, नॉन अलील है, ये अलील नहीं है। स्मॉल टी स्मॉल आर आपस में अलील नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये कभी आपस में अलील नहीं हो सकते। अलील एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले जीन को कहते हैं, लंबाई के जीन को। अब वो बात अलग है कि लंबापन है या बौनापन है, वो अलग बात है, ठीक है। तो लंबापन बौनापन तो लंबाई के जीन से संबंधित है, जीन लंबाई का हो गया, और अलील कहते हो तो एक लंबेपन का हो गया, एक बौनेपन का हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये अलील है। चलिए इसमें अगला देखते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस या बच्चों इसको कहते हैं समयुग्मजी, समयुग्मजी। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों होमोजाइगस कंडीशन क्या है। मान लो मैं कह रही हूँ कोई पादप लंबा है या कोई व्यक्ति लंबा है, उस लंबे व्यक्ति में अगर उसके दोनों अलील एक जैसे हों, दोनों अलील एक जैसे हों तो इसको हम कहते हैं समयुग्मजीय। मतलब एक लक्षण के लिए दोनों अलील का एक जैसा होना या दोनों अलील का समान होना, दोनों अलील का समान होना, मतलब दोनों अलील एक जैसे हों। जैसे कोई लंबापन है, किसी में लंबापन है, अब लंबेपन का जो अलील हो बच्चों वो दोनों कैपिटल टी वाले हों तब तो ये समजात है। लेकिन लंबाई है, कोई व्यक्ति लंबा है लेकिन उसका अलील एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये विषम युग्मजी हो जाएंगे। जैसे समयुग्मजी लिखा है मैंने, वो विषम युग्मजी हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि एक ही लक्षण के लिए दोनों अलील एक समान हो तब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजाइगस। और जब एक ही लक्षण के लिए दोनों अलील भिन्न हो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी। आप दूसरा देख लो यहाँ पर, हेटेरोजाइगस।
या विषम युग्मजीय। ये हो गया विषम युग्मजीय। यहाँ लिखिए एक ही लक्षण के लिए दोनों अलील का अलग होना, पृथक होना। एक लक्षण के लिए दोनों अलील का अलग होना, दोनों अलील्स का अलग होना। जैसे लंबापन या लंबाई का जीन है मान लो, तो लंबाई के लिए जीन क्या हो जाए, एक कैपिटल टी हो जाए, दूसरा स्मॉल टी है बच्चों। ये देखो एक ही लक्षण के लिए अगर दोनों अलील एक जैसे हों उसको समजात कहेंगे या होमोजाइगस कहेंगे, और एक ही लक्षण के लिए अगर दोनों अलील भिन्न हों तो इसे कहते हैं ये विषम युग्मनजी हो गया, या समजात नहीं समयुग्मजी। और अगर ये अलग हो तो इसको विषम युग्मजी कहते हैं, यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। एक ही लक्षण के लिए दोनों अलील एक जैसे हों होमोजाइगस, एक ही लक्षण के लिए दोनों अलील भिन्न हों तो हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ आ गई बच्चों? इसी में कंडीशन आती है हेमीजाइगस, या इसको कहते हैं अर्धयुग्मजी, बच्चों इसमें क्या होता है, मैंने कहा था जीन हमेशा जोड़ियों में होते हैं, दो दो की जोड़ी में होते हैं ना। लेकिन अगर किसी लक्षण का जीन किसी जीव में एक ही हो, दूसरे गुणसूत्र पे ना हो, जब किसी लक्षण का एक ही जीन, मैंने कहा था जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं, लेकिन किसी लक्षण का जीन अगर दो गुणसूत्र में एक पर हो एक पे ना हो तो इसको हम कहते हैं बच्चों विषम युग्मजी। जैसे XY क्रोमोसोम आपस में विषम युग्मजी है, क्योंकि बहुत सारे लक्षणों के ऐसे जीन हैं जो एक्स पर तो हैं लेकिन वाई पर नहीं होते, तो उन लक्षणों के लिए ये जीन क्या हो जाएगा, या उन लक्षणों के लिए वो जीव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अर्धयुग्मजी या हेमीजाइगस। ऐसे ही बच्चों आप लोग पढ़ते हो वर्णांधता, वर्णांधता के लिए जो नर मानव हैं वो क्या होंगे, विषम युग्मजी। क्यों? क्योंकि केवल उसका जीन एक्स पर होता है, वाई पर नहीं होता। इसको लिखो हेमीजाइगस। किसी लक्षण का जीन एक गुणसूत्र पर हो, एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर हो, दूसरे पर नहीं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे XY गुणसूत्र, XY क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, XY क्रोमोसोम नर मानव में वर्णांधता का जीन, वर्णांधता का जीन। ब्रैकेट में लिखो केवल X पर उपस्थित, Y पर नहीं। केवल X पर उपस्थित, Y पर नहीं। तो बच्चों इसको क्या कह देंगे, हेमीजाइगस कंडीशन, यानी XY दो गुणसूत्र बने हुए लेकिन X पर उसका जीन है, Y पर नहीं है, इससे इसको हम कह देते हैं यहाँ पर
हेमीजाइगस कंडीशन नर मानव में हो गई। ठीक है, किसके लिए? वर्णांधता के लिए। और नहीं तो XY गुणसूत्र क्या, तो एकदम सही है। चलिए बच्चों, अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज की हम लोग बात कर लें। जैसे फिनोटाइप, फिनोटाइप या इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। बच्चों, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप क्या है? जो लक्षण हम लोगों को नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण प्रारूप है। जैसे मान लो पूछा जाए इनका लक्षण प्रारूप क्या है, तो किसी का रंग या तो गोरा है, या तो काला है, या तो सांवला है। ये लक्षण दिख रहा है ना, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, ये सब लक्षण प्रारूप है। जो हमें आंखों से दिखाई दें वो लक्षण प्रारूप है। बात समझ आ गई? जो लक्षण बाहर प्रकट होते हों, यानी बाहर प्रकट होने वाले लक्षण या आंखों से दिखाई देने वाले लक्षण, ये लक्षण प्रारूप है। जैसे रंग है, लंबाई है, त्वचा का जो है प्रकार हो गया, ये सब हो गया। ठीक, तो इसको लिख लो जल्दी से। आंखों से दिखाई देने वाले लक्षण, आंखों से दिखाई देने वाले लक्षण, दिखाई देने वाले लक्षण। जैसे एग्जाम्पल लिखे, लंबाई, रंग, आकृति, आकार, आकृति, आकार आदि। मतलब जीवों की आकृति भी दिखाई दे रही है, आकार भी दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। बच्चों, इसी में एक आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं इसको, जीन प्रारूप। बच्चों, जीन प्रारूप क्या होता है? जो लक्षण दिखाई दे रहा है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, जीन का जो व्यवस्थापन है वो कैसा है। मान लो कोई व्यक्ति लंबा दिख रहा है, वो तो लक्षण प्रारूप हो गया। अब इसका जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल टी होमोजाइगस अवस्था में है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस अवस्था में। लंबापन तो लक्षण प्रारूप दिख गया, लेकिन लंबाई के लिए दो जीन प्रारूप संभव हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे हम कहते हैं जीन प्रारूप। ठीक, इसमें लिखिए लक्षण हेतु जीनों का व्यवस्थापन, लक्षण हेतु जीन का व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई किसी की लंबाई है, ये इस लंबाई के लिए दो यहाँ जीन प्रारूप संभव हैं, या तो कैपिटल टी होमोजाइगस अवस्था में वो लंबा है, या कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों, एक चीज़ ध्यान से देखो, कोई भी जो है व्यक्ति अगर लंबा है तो उसमें जो जीन प्रारूप संभव है, एक तो होमोजाइगस अवस्था में हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस में। अगर ये जो है लंबा होमोजाइगस अवस्था है, इसको कहते हैं शुद्ध लक्षण। शुद्ध है मतलब हाइब्रिड नहीं, और क्या, शुद्ध लक्षण हो गया। और अगर ये जो है यहाँ पर इस तरह हेट्रोजाइगस अवस्था में है तो इसको कहते हैं ये हाइब्रिड है, संकर है, ये संकर है। ठीक है, तो ये तो गया बच्चों जीनोटाइप और फिनोटाइप। आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आई होप कि आपको, मुझे ये आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इतना। फिर भी बच्चों एक बार आप एनसीईआरटीज़ पूछिए, कोई डाउट हो मुझसे कंसल्ट करिए। ठीक है,
थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।